हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेज में। मैं हूं आपका प्यारा इमरान सर। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के पूरे सिलेबस का जो हिस्ट्री है उसके ऑब्जेक्टिव पर। और ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में हम लेंगे। उसके हम लोग आंसर को भी देखेंगे और उसके हम लोग ऑप्शंस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। और जो कि आपको और भी इसके सारे वीडियोज आएंगे और भी सब्जेक्ट का शुरू करेंगे। फिलहाल आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखा जाए इसका पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो बिना समय गवाते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन को भी हम पढ़ देते हैं, इसके ऑप्शंस को भी देखेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान बन रहा था तो उसमें बहुत सारे समिति बने थे। समिति को बोला जाता है कमेटी, जिसमें कि 4, 5, 6, 7 लोग होते हैं। तो जो प्रारूप समिति के जिसको कि जो अध्यक्ष बने थे उनका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनको बाबा साहब भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रारूप समिति में और भी इनके साथ में सहयोगी मेंबर सब भी थे, सदस्य भी थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो बाबा साहब लोग कहते हैं, लेकिन इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है। जैसे कि इन्होंने संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप का मतलब होता है संविधान का रूपरेखा। तो प्रारूप यानी कि रूपरेखा जो तैयार किया उन्होंने, तो इस वजह से इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखेंगे इसको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है बच्चा। तो हम लोग यहाँ पर 3 चीज देख लिए, यानी कि पहले तो क्वेश्चन देखें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जिसको कि आम लोग जो है बाबा साहब के नाम से भी पुकारते हैं। और संविधान का उन्होंने जो रूपरेखा तैयार किया, इस वजह से उनको जो है संविधान का जनक भी कहा गया। फिर उसके बाद संविधान का उनको निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन अगर इसके और भी 2-3 ऑप्शन पे हम लोग काम करें तो आप चलते हैं थोड़ा सा हम लोग राजेंद्र प्रसाद, जिनको राजेंद्र बाबू भी कहा जाता है, देश रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन इनकी बात अगर हम करेंगे तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये क्या थे संविधान सभा के बच्चा? अध्यक्ष थे। और ये जो अध्यक्ष थे तो वो भी कैसे अध्यक्ष? अस्थाई अध्यक्ष थे। हालांकि जब इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था तो वो डेट था 11 दिसंबर 1946। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इस ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू को भी आप देख लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने संविधान का जो है प्रस्तावना पेश किया था। प्रियम्बल जिसको हम बोलते हैं, प्रस्तावना यानी उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को, है ना, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, ऐसे करके है, ठीक है। तो पूरे भारत का जो लगभग मेन जो बात है संविधान का, वो इस प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। अब एक ऑप्शन बच गया इसमें, सरदार पटेल। सबको पता है इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। और 1928 में जो बारदोली आंदोलन हुआ था, ये गुजरात के रहने वाले थे। और बारदोली कहां पर है? गुजरात में। तो वहां पर इन्होंने जो आंदोलन किया था, इस वजह से इसके नाम के आगे वहां की महिलाओं ने सम्मान के साथ लगाया सरदार। तब ये क्या हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको जो है एक समय में 2 पोस्ट मिला। जैसे कि अब अगर हम बात करें अंतरिम चुनाव की, तो अंतरिम चुनाव कब हुआ था? तो अंतरिम चुनाव होता है बच्चा 1946 में। तो ये अंतरिम चुनाव के समय में अगर हम बात करें तो इनको जो है 2 पोस्ट मिला। हालांकि प्रधानमंत्री वाले पोस्ट पर कौन गए थे? नेहरू जी गए थे। लेकिन ये जो है उप प्रधानमंत्री बने। क्या बने बाबू? ये उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। ये उप प्रधानमंत्री बने। और इनको जो है अगर बात किया जाए तो ये जो है आपको होम मिनिस्टर 3 पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सम्राट मतलब होता है बादशाह, यानी मुगल जो राजा होते थे उसको बादशाह कहा जाता था। और दिल्ली सल्तनत के जो राजा होते थे उसको सुल्तान कहा जाता था। तो अंतिम मुगल सम्राट की अगर हम बात करेंगे तो इनका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। हालांकि इसमें ऑप्शन शाहजहां भी है, औरंगजेब भी है, मोहम्मद शाह भी है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। और इसको बहादुर शाह जो है द्वितीय के नाम से भी, सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि 1857 की क्रांति के समय में इन्होंने क्या किया था कि पूरे भारत का नेतृत्व किया था। उन्होंने पूरे भारत के तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया था। इसी वजह से अंग्रेज ने इनको गिरफ्तार करके, ठीक है, आज उस जगह का नाम है म्यांमार, पहले उसका नाम बर्मा होता था, जिसकी राजधानी थी रंगून। कहां थी बच्चा? रंगून। तो रंगून के जेल में इनको भेज दिए और ये बेचारे वहीं पर जो है इनका देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था। और इन्होंने एक शेर भी लिखा था कि हमारे मरने के बाद ऐसा बदनसीब है हम कि हमको अपने देश का जो है
मिट्टी तक नसीब नहीं हुआ, अपने देश का कफन तक नसीब नहीं हुआ, और हम हिंदुस्तान के बादशाह थे। तो ऐसी बदनसीबी थी इनकी, ठीक है। तो शाहजहां के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ताजमहल का इन्होंने निर्माण करवाया, इन्होंने जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया, इन्होंने जो है दिल्ली का जामे मस्जिद बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया। तो शाहजहां को जो है बच्चा स्थापत्य कला का यानी कि सबसे ज्यादा आर्किटेक्ट, सबसे ज्यादा बिल्डिंग और भवन का जो निर्माण हुआ वो शाहजहां के समय में हुआ था, ठीक है। तो शाहजहां को जो है, शाहजहां का जो काल है स्वर्णिम काल कहलाता है स्थापत्य कला का, यानी आर्किटेक्ट का। औरंगजेब जो है अंतिम मुगल शक्तिशाली राजा था। अंतिम मुगल शासक तो बहादुर शाह जफर है, लेकिन अगर शक्तिशाली की बात आएगी तो वो कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं तो ज्यादा समय आप लोगों का ले लेंगे हम। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो स्तूप है ये एक कबर के ऊपर में बना हुआ एक अर्धचंद्राकार एक बिल्डिंग है, ठीक है। और अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये महात्मा बुद्ध का जो है जब उनको जो है अंतिम दर्शन दिया गया था, उसके बाद उनको जला दिया गया था, उनके अस्थि को जो है भारत में जो है 7 जगह पर ले आकर के उसको दफनाया गया, और उसके ऊपर जो अर्धचंद्राकार जो बिल्डिंग बना था उसी को कहा जाता है बच्चा स्तूप। तो स्तूप किस धर्म से जुड़ा होगा? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा, है ना। और अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। इसमें एक ही थे गुरु, महात्मा बुद्ध थे इसमें, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा चर्चा और इसके ऑप्शन पर कर लें, जैन धर्म पर कर लें, तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए, यानी 24 गुरु हुए हैं, जिसमें कि पहले वाले जो थे ऋषभदेव थे और अंतिम वाले जो थे महावीर स्वामी थे। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। और सनातन का मतलब होता है सच्चा धर्म या नहीं तो प्राचीन धर्म, ठीक है। सिख धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें 10 गुरु आए हैं। इसमें कितने गुरु आए हैं? 10 गुरु। इसके जो पहले गुरु थे ये गुरु नानक जी थे, और इसके जो 10वें और अंतिम गुरु थे ये जो है गुरु गोविंद सिंह थे, जो कहाँ के थे? अपने बिहार के पटना साहिब के रहने वाले थे। चर्चा करने पर तो और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसी स्पीड में चलेंगे, बाकी आगे के वीडियो में हम लोग थोड़ा और आराम से करेंगे। आज मेरा पहला वीडियो है, इसको आप लोग पूरी तरीके से देखिए, आपका पूरा सिलेबस को रिविजन हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कर देंगे। चलते हैं अब हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है बच्चा। हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था ये, ठीक है। और इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सबसे पहले जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में बच्चा लोहा की खोज नहीं हुई थी, कांसा से लोग अपना काम चला रहे थे, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि कांस्य का युग था, ठीक है। लोह युग जो है आपको हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो समय आता है वैदिक सभ्यता, तो वो उसमें लोहा का खोज हो चुका था, तो वो आपका आ जाएगा वैदिक सभ्यता वाला समय में, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नवपाषाण युग में जो है लोग जो है खेती-बाड़ी करने लग गए थे, जानवर को पालने लग गए थे, उसके बाद जो है खाना बना करके खाने लग गए थे। पूर्व पाषाण युग यानी कि ये पत्थर के जमाने से भी पहले का जमाना, मतलब कि जब दुनिया बना ही था, ठीक है, उसी समय की बात हो रही है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो इसका सही आंसर हो गया बाबू कांस्य युग, यानी कि इस समय में कांसा का ज्यादा इस्तेमाल होता था। क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें? चलिए अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो इसका है, अब आ रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है अशोक से रिलेटेड, ठीक है। अगर कहा जाएगा कि दुनिया में कितने राजाओं के नाम के सामने महान लगता है, तो 3 राजाओं के नाम के आगे महान लगता है, यानी कि ग्रेट लगता है, द ग्रेट। तो इसमें जो है अपने भारत के 2 राजा हैं, एक आपके प्राचीन काल में अपने भारत के हो गए अशोक, इनके नाम के आगे महान लगता है। एक हमारे मध्य काल के भारत के राजा हो गए जिनका नाम है अकबर, इनके नाम के आगे भी जो है महान लगता है। लेकिन एक विदेशी राजा है जिनका नाम है सिकंदर। क्या नाम है बच्चा उसका? सिकंदर, जो कि पूरा दुनिया जीतने के लिए निकला था, इनके नाम के आगे भी महान लगता है। तो ये अशोक जो कि महान है, महान इस वजह से इन्होंने जनता के लिए बहुत सारा काम किया था। तो अशोक किस वंश का शासक है, यानी किस खानदान से है? तो ये मौर्य वंश का शासक है। और मौर्य वंश के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो वो सब आप लोग को पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उनका नाम था बिंदुसार, और ये बिंदुसार का पोता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये कौन हो गया? पोता। अब बिंदुसार का कौन हो गया? पुत्र हो गया। तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया? मौर्य वंश। क्या हम आगे बढ़े? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहां पर चलेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता, ये एक विदेशी था जो भारत की यात्रा पर आया था, मध्यकाल में आया था, ठीक है। और ये जो है मुस्लिम था और इस्लाम का अच्छा जानकार था, ठीक है। तो जैसे ही ये भारत पहुंचा तो
पहले तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका होगा मोरक्को, यानी अफ्रीका महादेश में एक छोटा सा देश है मोरक्को, जो कि इस्लामिक कंट्री है, वहीं के वो रहने वाले थे, मोरक्को के रहने वाले थे। और वो जो भारत का जब यात्रा किए थे तो उस समय में भारत में जो है दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, जिसका नाम क्या था, तो उनका नाम था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जब इनके दरबार में जब इब्न बतूता आए थे तो इनको जो है काजी नियुक्त किया गया था, यानी दिल्ली का इनको काजी, यानी कि आज के जमाने के हिसाब से जज बोलेंगे, ये इनको बनाया गया था। ठीक है, और इन्होंने जो एक पुस्तक लिखा था, तो उस पुस्तक का नाम है किताब उर रहला। ठीक है, किताब उर रहला, यानी उस समय के जो है इतिहास को जानने के लिए हमको मदद मिलता है इस पुस्तक से, किताब उर रहला से। अब हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब बच्चा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जालियावाला बाग। ठीक है, जालियावाला बाग, सबसे पहली बात यह है कि ये बाग आपको है कहां पर, तो ये बाग है बच्चा अमृतसर में है। ये बाग है अमृतसर में, और अमृतसर कहां पर है, तो अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, अगर हम इस बाग की बात करें तो ये बाग का जो मालिक था उसका नाम था जल्ली। क्या नाम था उसका, जल्ली। इस वजह से इस बाग का नाम पड़ा जालियावाला बाग। ठीक है, तो इस बाग में जो है एक हत्याकांड हुआ था, मतलब कि भारतीय वहां पर गए थे और वो लोग जो है रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और जनरल डायर अपने सेना को लेकर के पहुंचा और बिना उसको बताए हुए, कुछ कहे हुए, और बिना वहां से बाहर जाने के लिए कहे हुए, अलर्ट किए हुए, क्योंकि वो बाग जो था ना चारों तरफ से घिरा हुआ था और जाने आने का एक ही रास्ता था, उसी रास्ते के अंदर घुस करके अपना सेना लगा करके अब बिना बोले निहत्थों पर गोली चला दिया, जिसमें भारत के बहुत सारे हजारों जो लोग जो हैं, निर्दोष लोग जो हैं, मारे चले गए, यानी कि हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। तो ये जो घटना हुआ था, तो वो घटना वो हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो बच्चा सॉरी, अब यहाँ पर जो हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने महात्मा गांधी से। ठीक है, जिनको कि हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है इनका राजनीतिक गुरु कौन था, मतलब कि इसको राजनीति के बारे में जानकारी देने वाले गुरु का नाम क्या था। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो ये उनसे मिलने के लिए गए थे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने के लिए गए थे और गांधी जी ने इसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक है, गांधी जी ने इनको अपना क्या बनाया था, राजनीतिक गुरु। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो फिर इनसे मुलाकात करके उन्होंने भारत में आगे किस तरीके से आंदोलन वगैरह किया जाए उसकी बात इन्होंने की थी, और उनको सजेस्ट इन्होंने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय जो है इनको जो है क्रांतिकारी नेता थे, इन्हीं के साथी थे। लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय है। उसके बाद जो है हम लोग अगर हम बात करेंगे मोतीलाल नेहरू के, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और उसके बाद ये जो है कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए मदन मोहन मालवीय जो कि हमारे भारत में हिंदू यूनिवर्सिटी बनाए थे, जिसको कि आज जो है बनारस में यही यूनिवर्सिटी है। कहां पर बच्चा, बनारस में है, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसे करके इनके जो है यूनिवर्सिटी का नाम था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसका सही आंसर हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। सब चीजों को हम लोग कोशिश करेंगे लेकर के आने का, ताकि आपका कम समय में, लास्ट समय चल रहा है एग्जाम आप लोग का आने वाला है, बहुत सारा पूरा बुक ही आपका कुछ क्वेश्चन को लेकर के कंप्लीट करवा दे हम। अब बंगाल विभाजन की बात करते हैं, जिसको हम लोग जो है बंग भंग भी कहते हैं। ये बंगाली भाषा में इसको बोला जाता है बंग भंग। ठीक है, इसका मतलब होता है बंगाल विभाजन। तो इसकी जो घोषणा हुई थी, इसका सही आंसर है 1905 में, और उस वक्त बंगाल के जो गवर्नर थे उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था बच्चा, लॉर्ड कर्जन नाम था इसका। इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था। हिंदू और मुस्लिम के एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, और मुस्लिम का जो एरिया पूरब की तरफ से था उसको पूर्वी बंगाल बोला गया, और उसके बाद जो है जो हिस्सा हिंदुओं के क्षेत्र में ज्यादा था, जिस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा रहते थे, उसको पश्चिमी बंगाल बोल दिया गया। तो इन्होंने 1905 में इसका जो है क्या किया था, विभाजन कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। साल है 1905। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जी, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। सबसे पहली बात जो है, इसके बनने के लिए जो मीटिंग हुआ था, पहला जो इसके लिए मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, और ये बन करके कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये बन करके कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 18 दिन, सॉरी 2 वर्ष के बाद हम लोग महीना भी बोलेंगे,
2 वर्ष 11 महीना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे 18 दिन। इतना समय लगा था बनने में। पहला बैठने के लिए पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और ये लागू जो हुआ था, ये जो बन करके तैयार हो गया था, इसके 2 महीना के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी, सॉरी, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन से ही भारत क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। यानी कि हमारा भारत जो है पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो गया, जनतांत्रिक देश हो गया ये, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 7 द्वीपों का, द्वीप मतलब होता है आइलैंड, जजीरा, जो कि समुद्र के बीचों बीच हो या समुद्र से सटा हुआ हो, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंबई। इसको क्या कहा जाएगा बच्चा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंबई। आज हम लोग बंबई को जो है मुंबई के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग बंबई को मुंबई के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक देवी है जिनका पूजा होता था, उस देवी का नाम था मुंबा देवी। क्या नाम था बच्चा? मुंबा देवी। जिस वजह से बंबई का नाम अब क्या पड़ गया? मुंबई। और ये जो अपना बंबई या मुंबई जो है, आज ये भारत का जो है आपको वित्त राजधानी भी कहा जाता है। यानी इसको जो है फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं, वित्त राजधानी, ठीक है। और हमारा जो प्रशासन की राजधानी है वो तो नई दिल्ली है, जहां पर रह करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शासन करते हैं। यानी कि भारत को सबसे ज्यादा टैक्स वगैरह जो है इसी शहर से मिलता है, इसलिए इसको वित्त राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो गया बंबई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त का मतलब यहां पर हम एक चीज देखेंगे, 2 व्यक्ति को देखते हैं। एक का नाम है नेपोलियन, एक का नाम है नेपोलियन। ये नेपोलियन जो है यूरोप के बहुत सारे देशों को जीत लिया था। उसी प्रकार से अगर हम भारत के राजा, एक राजा की बात करते हैं जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था बच्चा? समुद्रगुप्त। और ये जो है अपने भारत के, दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्र को अपने शासन में जोड़ लिया था, यानी कि गुप्त वंश में जोड़ लिया था। इस वजह से दोनों का तुलना किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन यहां पर है कि मुस्लिम लीग, यानी कि अंग्रेजों ने कुछ मुसलमानों को कह करके, यानी कि कुछ मुसलमानों को उन्होंने बेवकूफ बना करके क्या किया कि उन्होंने एक पार्टी का स्थापना कर दिया। कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, इसलिए तुम लोग अपना पार्टी बनाओ। तो उस पार्टी, वो जो पार्टी बना उसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। तो कहा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहली बात, इसके हम लोग आंसर की ओर चले जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1906। तो इसका स्थापना कहां पर हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था बच्चा ढाका में, जो कि आज की बांग्लादेश की राजधानी है। और उस वक्त इसका स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, इसके जो संस्थापक थे, उनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह। उसके बाद दूसरे कौन थे? आगा खान। दूसरे कौन थे? आगा खान। यानी संस्थापक इसके ये दोनों हैं, इसलिए इनके संस्थापक का भी नाम याद रखें। कहां हुआ था? तो ढाका में। कौन थे इसके संस्थापक? इसके फाउंडर कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान। और कब हुआ था? 1906 में। और मुसलमानों की ये पार्टी थी, ठीक है। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा बच्चा, क्योंकि हम लोगों को 20 क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भारत का लौह पुरुष, लौह पुरुष का मतलब होता है आयरन मैन, ठीक है। यानी उन्होंने भारत के लिए एक अच्छा तरीके से भारत को जो है, भारत के सारे राज्यों को एक जगह पर लाने का कोशिश किया था, इसलिए उसको भारत का लौह पुरुष कहा गया, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने भारत के बहुत सारे राज्यों को, जो कि देसी रियासत थे, जो राजा रजवाड़ों का क्षेत्र था, उसको भारत में जोड़ने का प्रयास किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब भारत में अगर पूछ लिया जाएगा आपको एग्जाम में कि लौह महिला के नाम से कौन जानी जाती है, आयरन लेडी के नाम से कौन जानी जाती है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा बच्चा? इंदिरा गांधी। और आयरन मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? आयरन लौह पुरुष के नाम से, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी कि ये स्टार्ट पूछ रहा है, एंडिंग नहीं पूछ रहा है, कब शुरू हुआ था। तो हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट के लिए देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, है ना, वर्ल्ड वार की बात करें, तो यहां पर हम लोग इसका भी थोड़ा सा समय को ले लेंगे, तब दोनों एक साथ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में और ये समाप्त हुआ था 1918 में। अगर हम यहां पर इसी की बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो इसका भी हम दोनों अवधि को ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका शुरू 1939 में ये शुरू हुआ
और 1945 में ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा प्रारंभ कब हुआ, कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध, तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1939। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो। ठीक है, कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बच्चे, भारत में ना गांधी जी ने एक लास्ट आंदोलन शुरू किया था, और वो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, और उस आंदोलन का नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के समय में हमारे देश में जो थे ना, वो एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि हिटलर ने नेताजी के नाम से भी संबोधित किया था। किस नाम से, नेताजी के नाम से इनको संबोधित किया था हिटलर ने। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1942 में। किस आंदोलन के दौरान, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था कि ये नारा दिया था कि मतलब जितने भी भारत के लोग हैं वो दिल्ली चले, क्योंकि वायसराय कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, अपनी बात कहाँ रखेंगे, उन्हीं के पास रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन लेकर के आते हैं। बच्चा, यहाँ पे ना ये प्राचीन काल से ये क्वेश्चन दे दिया गया आपका कि मनु स्मृति, एक्चुअली में मनु स्मृति जो है मनु के द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक पुस्तक है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में इसी पुस्तक के हिसाब से या इसी पुस्तक के रूल रेगुलेशन के हिसाब से उस जमाने में सारा कानून चलता था, यानी कि हिंदू कानून इसी पर लागू होता था। तो कह रहा है कि मनु स्मृति, यानी कि एक किताब है, तो कैसी किताब है, ये कानून की किताब है। तो कैसी कानून की किताब, तो हिंदू धार्मिक कानून की किताब है। ये कानून की पुस्तक हो गई। ठीक है, ये किसकी पुस्तक हुई बच्चा, कानून। ठीक है, तो अब इसके राइटर की अगर हम बात करें तो हम पहले ही बता दिए आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा मनु हो जाएंगे। एक ऋषि थे, उन्होंने इस पुस्तक का रचना किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपको, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो अगर हम बात यहाँ पर करें वर्धमान की, तो वर्धमान महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम नहीं था। वर्धमान जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, है ना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और वर्धमान कंपनी का ऊन भी मिलता है। सिद्धार्थ की अगर हम बात करें तो ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, और ये सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी के पिता का भी नाम था। ठीक है, चलिए अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल जो है महात्मा बुद्ध के कौन थे, पुत्र थे। अगर देवदत्त की बात करें तो देवदत्त महात्मा बुद्ध का कौन थे, भाई थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग आज के लिए अंतिम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, ये महाभारत काल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दुर्योधन जो कि महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, है ना। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिन तक का हुआ था, 18 दिन का हुआ था। कहां पर हुआ था, कौन से मैदान में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ठीक है, अभी ये क्षेत्र कहां पर है, तो हरियाणा और दिल्ली के पास है। ठीक है, और इसमें जो लड़ाई हुआ था दो गुटों के बीच में हुआ था, एक था कौरव और एक था पांडव। पांडव में 5 लोग थे, कृष्ण जी उन्हीं के साथ थे, और कौरव में 100 भाई थे। और वो आखिर हार किसकी हुई, कौरवों की हार हुई और पांडव जीते। तो यहाँ पर कह रहा है कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। ठीक है, तो इसकी मम्मी का नाम जो था वो था गंधारी। ठीक है, हम लोग अब यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगला क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं कि अपना जो ये आर्यन आर्ट्स क्लासेस हैं, ठीक है, इनका जो 12th क्लास का मतलब कि मॉर्निंग वाला जो बैच है, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसका समय है 8 बजे से। ठीक है, तो आप लोग जो आप लोग के जानने वाले हैं या फिर आप लोगों के जो भाई बहन हैं, उनको इस क्लास के लिए आप भेज सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।